हेलो बच्चों, आपका स्वागत अभिनंदन है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग जो बातचीत करेंगे ना, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बाबू लोग होंगे और जो 2025 से 29 में पढ़ रहे हो या फिर आगे भी हो सकता है कि 2026 से 30 वाले भी कोई देख रहे होंगे, तो जो भी होंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इतिहास पेपर में ना आपको जो पढ़ना है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, और सबका सिलेबस एक है। आप ये नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में चलेगा, बिहार में चलेगा, झारखंड में चलेगा, लगभग हर जगह यही सिलेबस चल रहा है। क्यों? तो आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बनी थी उसके तहत क्या किया गया है, 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया है और लगभग सब जगह का एक ही कोर्स कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग इतिहास में मेजर पेपर या माइनर या एमडीसी किसी भी रूप में अगर आपने इतिहास को लिया है ना, तो उसमें आपको जरूर पढ़ना होगा भारतवर्ष का अवधारणा। तो इसको हम लोग समझेंगे कि भारतवर्ष की अवधारणा क्या है। अब देखिए, इसके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात, जो भी बच्चे नए हैं ना, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इससे भी पहले हम लोग 2-3 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। नहीं आपको मिले अगर वीडियो तो आप कमेंट कीजिए, वहां पे लिंक डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चीजों को बाबू। अब देखिए, पहली बात ये समझिए, भारतवर्ष की अवधारणा, इसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपको समझना यह है कि भारतवर्ष है क्या, उसको समझना है आपको। इसमें आपको बहुत से टीचर देखिएगा ना, खाली उनको ये लगा रहता है कि हम कितना टफ पढ़ा दें, कितना डिफिकल्ट पढ़ा दें कि आप लोग जैसे बच्चे जो है ना उसको देख के बौरा जाइए। यही उनका पर्पस रहता है। इस वजह से आप देखिएगा पूरा गैस गाइड का एकदम छांट छांट के एकदम बना दिए हैं और उसको आपके सामने परोस दिए हैं। लेकिन आपको समझना यह है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो भारतवर्ष की अवधारणा, जिसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्षा बोलते हैं ना बच्चों, इसका मतलब ही है कि खाली भारत को समझिए। पहले इस टॉपिक में आपको पढ़ना यही है कि भारत की समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि भारत में क्या क्या चीज है, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, भारत के उत्तर में अगर आप देखिएगा हिमालय पर्वत है तो वो कैसी है, फिर आप देखिएगा साउथ में भारत का जो है अगर देखिएगा कोस्टल एरिया है तो वो कैसा है। यही चीज आपको पहले समझनी है। दूसरा, भारत में जो लोग रह रहे हैं तो उनका खान पान कैसा है, वो चीज समझाएंगे। उनका धर्म कैसा है, कौन कौन से धर्म के लोग हैं, कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर इस टॉपिक में आपको समझना क्या है जानते हैं, केवल और केवल बेसिक चीज आपको पढ़ना है पहले, कि बेसिक चीजें आपको समझनी है कि भारत की क्या क्या है। उसके बाद एडवांस में जाएंगे हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे इस टॉपिक में केवल आपको बेसिक बताएंगे, अगले में आपको इसके एडवांस चीजों को बताएंगे, तब चीजों को रिलेट कर पाइएगा, समझ पाइएगा। अन्यथा एक ही बार में आपके ऊपर बम पटक दें तो आप समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। चलिए पहले समझते हैं भारत का नामकरण। पहले भारत का नाम क्या क्या है उसको समझिए। यानी आपसे अगर पूछे कि आप अपना परिचय दीजिए तो कैसे दीजिएगा कि मेरा नाम फलाना कुमार है, मेरा मतलब घर फलाना जगह है, मेरे पापा मम्मी, ये सब का नाम बताइएगा ना। तो भारत का भी आपको पहले इसका परिचय समझना होगा कि भारत का नाम क्या क्या है। समय समय पर देखिएगा भारत के नाम में परिवर्तन होता रहा है, इसके नाम अलग अलग रहे हैं, तो उसको एक एक करके समझिए। पहली देखिए, ऋग्वेद में सबसे पहले ना भारत जो है ना, ये जो भरत नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये जो भारत हमारे देश का नाम पड़ा है, तो इसके एवज में आप देखिएगा ऋग्वेद में भरत नाम का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो पहली बात, भरत नाम का उल्लेख कहां हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भरत नाम के राजा के ही नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। यानी ये कहा जाता है कि ऋग्वेद में जो भरत नाम का उल्लेख किया गया है, भरत ऋषि का जो उल्लेख हुआ है, उसी के नाम पर हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे देश का, हमारे ये जो हम जहां पे रह रहे हैं, इसका नाम भारत पड़ा होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा पॉइंट, अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम क्या मिलता है जानते हैं? जम्बू द्वीप। अशोक का अभिलेख जो है उसमें हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप बताया गया है। अब देखिए, जम्बू द्वीप क्यों रखा गया होगा भारत का नाम, तो आपको बताते हैं। इसके पीछे का रीजन है, जामुन आपने देखा है, ब्लैक ब्लैक जो फल होता है वो जामुन, उसको कभी ना कभी आपने देखा होगा या खाया होगा। तो यही बोला जाता है कि इसमें इसलिए जम्बू द्वीप रखा गया, मतलब अशोक के अभिलेख में, क्योंकि उस समय जो है ना जामुन के पेड़ भारत में बहुत ज्यादा थे। यानी भारत वाले इलाके में जामुन का पेड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से, जिसको जम्बू वृक्ष बोलते थे, जम्बू, तो जम्बू वृक्ष ज्यादा होता था, इसीलिए इसको बोला गया जम्बू द्वीप। ठीक है, तीसरा बात, भारतवर्ष, ये जो वर्ड है ना भारतवर्ष, इसका पहली बार उल्लेख कहां हुआ है, ये भी सवाल बनता है
कि अच्छा बताइए हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, वो कहाँ पे इसके बारे में चर्चा है, तो आप बोलिएगा कि खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। क्या है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, उसी में भारतवर्ष नाम का उल्लेख हुआ है और इसी से पता चलता है कि हमारे देश का एक और नाम क्या है, भारतवर्ष। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए भारतवर्ष का कहाँ उल्लेख है, तो बोलिएगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। अब देखिए भारतवर्ष का मतलब क्या होता है, भारतवर्ष जो वर्ड है ना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बच्चों भरतों का देश, यानी जहां पे भारत के लोग रहते हैं, भारत के संतान रहते हैं, उसी को बोलते हैं भारतवर्ष। यानी भरतों के देश को क्या बोला गया है, भारतवर्ष। तो इसमें सीधा आपको समझ में आया होगा कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। भारत क्यों पड़ा, तो ऋग्वेद में एक देवता मतलब एक राजा है भरत, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम कहा जाता है भारतवर्ष, भारत पड़ा। उसके बाद देखिए अशोक के अभिलेख जो है उसमें क्या बोला गया है, हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप क्यों पड़ा, तो बोलिएगा भारत में जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा थे इसीलिए जम्बू द्वीप पड़ा। तीसरा बात याद रखिएगा भारतवर्ष हमारे देश का नाम किस अभिलेख में मिलता है, तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और ये जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है इसमें भारतवर्ष जो वर्ड का यूज किया गया है इसका मतलब क्या होता है, भरतों का देश। ठीक है, यानी भारत में रहने वाले लोगों का देश। ठीक, अब चलिए अगला टॉपिक, हिंदुस्तान नाम का भी प्राचीन काल में आप देखिएगा प्रयोग हुआ है। ठीक है, हिंदुस्तान, इसका प्रयोग कौन किया था, ईरान के शासक जो है ना शाहपुर, जिसको शाहपुर भी बोलते हैं, शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में हमारे देश का नाम क्या मिलता है, हिंदुस्तान। आपसे पूछेगा हिंदुस्तान वर्ड जो है हमारे देश का जो नाम है इसका सबसे पहली बार प्रयोग कौन किया था, तो बोलिएगा ईरानी के द्वारा, ईरानी शासकों के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला है, एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में किया गया है। अब देखिए नाम यहां से याद रखिए, पाणिनि की रचना क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में हमारे देश का नाम क्या बताया गया है, इसी में हमारे देश का नाम जो है एक सुनिश्चित रूप से, यानी हमारा जो भारत है ना इसको एकदम ऑथेंटिक रूप से कहा गया है, किसमें, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहा, तो आपको यह भी याद रखना है इंडिया किसने कहा, यूनानियों ने। अब एक बात बताइए, इंडिका जो बुक है, इंडिका, ये किसकी रचना है बताइए, इंडिका, इंडिका एक किताब है। ठीक है, इंडिका जो किताब है ना बच्चों, ये मेगास्थनीज की रचना है, मेगास्थनीज की। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है, इंडिका है, इंडिका। ठीक है, तो इसको रट लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक, अब चलिए अगला जो टॉपिक है उसको समझिए। अब देखिए अब आपको एकदम कंसाइड फॉर्म में रखना है, यानी कंसीडर करके आपको याद रखना है कि भारत के कौन कौन से नाम है। तो पहले बोलिएगा भारत है, उसके बाद दूसरा नाम क्या है, आर्यावर्त है, तीसरा नाम इंडिया है, चौथा जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान। यानी अब आपको इस तरह समझना है कि हमारे देश के बहुत से नाम हैं जिसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और कहां कहां इसका उल्लेख हुआ है ये भी हम आपको बता दिए। ठीक है, अब चलिए अगला टॉपिक समझते हैं इसी में। अब दूसरा चीज समझिए, अब देखिए कोई भी देश है उसका नाम आप समझ गए, तो अब उसका भौगोलिक स्थिति बताना होगा कि उसकी स्थिति कैसी है, नहीं है। चलिए अब उसको समझिए, भारत का भौगोलिक स्थिति समझिए, यानी भारत का स्थिति कैसा है, कहां पे ये स्टेब्लिश है। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है ना बच्चों, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो बोलिएगा भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से कहां से गुजरती है, भारत के 8 राज्य से। जैसे आपको याद रखना है कौन कौन राज्य, अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है बताइए, तो आप बोलिएगा राजस्थान। क्या बोलिएगा, राजस्थान। इसका ट्रिक भी आपको याद होना चाहिए कि आपने कभी न कभी पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा झाड़, तो आपको याद ऐसे भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, दूसरा देखिए राजस्थान के बाद गुजरात, ये पहला तो गुजरात हो जाएगा, दूसरा है राजस्थान। उसके बाद देखिए मिजोरम है, मिजोरम याद रखिए, 8 राज्य याद रखना है, मिजोरम। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड। उसके बाद देखिए झारखंड लिख लीजिए, झारखंड। उसके बाद क्या होगा बताइए, उसके बाद और बताइए, उसके बाद होगा छत्तीसगढ़,
और उसके बाद आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के बाद आपको मध्य प्रदेश, ये भी याद रखना है मध्य प्रदेश। तो यही 8 राज्य से जो है ना ये कर्क रेखा गुजरता है। ये 8 राज्य को लिख लीजिएगा कि भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। अब देखिए कर्क रेखा क्या है उसको समझाते हैं पहले। ये देखिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पर एगो है 0 डिग्री रेखा जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी के उत्तर में एगो रेखा है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये रेखा को क्या बोलते हैं जानते हैं? कर्क रेखा। और इसी के दक्षिण में ये जो 0 डिग्री है ना, इसी के दक्षिण में क्या है तो इसको याद रखिएगा 23.5 डिग्री एगो और रेखा है जिसका नाम क्या है साउथ, इसको रखिएगा। ये क्या रेखा है? ये है मकर रेखा, ठीक है। तो यही जो कर्क रेखा है ना, यहीं पे भारत ये देखिए इस जगह पे स्टेब्लिश है, जिसके कारण भारत से होकर भी ये कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। 8 राज्य का नाम बता दिए, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 8 नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या होता है? ये जैसे कि ये वाला पृथ्वी है ना, इसमें देखिए जो इस तरह से रेखा गुजरती है इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो ये जो अक्षांश रेखा है ना बच्चों, ये भारत से होकर भी गुजरती है। और एक रेखा होता है क्या, ये इस तरह से खड़ी खड़ी, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। तो भारत से भी देशांतर और अक्षांशीय रेखा गुजरती है। अब देखिए भारत का मैप आपको बताते हैं। अब देखिए आपको लगेगा कि मैप जो है सर ये इस तरह आप क्यों बता रहे हैं? तो देखिए बाबू, आप जब बनाइएगा मैप तो इसी तरह आपको बनाना होगा। आप तो किताब वाला तो उतार नहीं पाइएगा, किताब वाला भी हम आपको दे देते तो आपको बेनिफिट होता नहीं होता। हाथ से बनाइए मैप, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो है ना रेखा, और ये इसी को बोलते हैं कि आप देखिए उत्तर से दक्षिण, ये जो लंबाई है भारत की ना, इसी के बीच में ये जो कर्क रेखा ऐसे ऐसे गुजरती है। तो आपको याद रखना साउथ में जो कर्क रेखा है वो कौन है? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और दूसरा जो ये सबसे ऊपर वाला है वो है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा होता है कौन? देशांतर रेखा, एक इधर गुजरात से और इधर अरुणाचल प्रदेश में। ये कब कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से ये कहां तक है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये लिखा हुआ है, देखिए हम आपको बता देते हैं। ये जो रेखा है ना गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश वाला, ये है 68 डिग्री 7 मिनट से, और ये 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए हम आपको दिखा देते, लिखा हुआ भी है, इसको रटना होगा या ध्यान में रखना होगा। तो देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछेगा। अक्षांशीय मतलब समझिएगा ऐसे ऐसे लेटा हुआ जो रेखा है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, इसीलिए इसको बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बोलिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तथा अब आपसे पूछेगा बताइए देशांतरीय विस्तार क्या है? तो बोलिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अगर आपको ये दोनों याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे यहां से सवाल नहीं के बराबर पूछता है, नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको परेशान नहीं होना है कि ये चीज याद नहीं हुआ, ये भारी है, वो चीज नहीं करना है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भारत के ऊपर में एक विशाल हिमालय पर्वत स्थित है। उसके बाद देखिए हिमालय के नीचे में विशाल उत्तर का मैदान है, और दक्षिण में फिर देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार भी स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्वी और पश्चिम घाट भी स्थित है। अब देखिए सब कुछ आपको तोड़ के समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। अब देखिए भारत का मैप इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं लाल पट्टी जो आपको दिखा रहे हैं, ये वाला, ये जो गुलाबी रूप में आपको हम दिखा रहे हैं, ये वाला, ये जो पट्टी है ना बच्चों, ये हमारे देश में हिमालय पर्वत का विस्तार है। क्या है? हिमालयन रेंज, ठीक है। हिमालय पर्वत क्या है? यहाँ पे हिमालय पर्वत। तो इसको याद रखिएगा, हिमालय पर्वत हमारे भारत में उत्तर में स्थित है। उसके बाद ये वाला जो पट्टी दिख रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे, ये आपका हो गया मैदानी इलाका, ठीक है। भारत में मैदान भी है, ठीक है। तो मैदानी इलाका जो है ये आप देखिए बिहार में भी पड़ता है मैदानी इलाका। तो सबसे ऊपर में देखिए हिमालय है, उसके बाद मैदान है, ठीक है। अब देखिए साउथ वाला पार्ट आपको दिखा देते हैं, ये वाला पार्ट। 1 मिनट इसमें हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट आपको देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, ये भारत का जब मैप आप बनाइएगा तो वहां पे लिखिएगा और इसी तरह से बनाइएगा। ये वाला जो पार्ट होता है ना बच्चों, यहाँ पे ये है आपका कौन? पठार वाला। यहाँ पे देखिएगा साउथ में पठार है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैदान, उसके ऊपर में हिमालय पर्वत, और यहाँ पे पठार,
और ये जो लास्ट वाला इलाका है साइड साइड वाला, इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? कोस्टल एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया, कोस्टल रेंज यानी तटीय एरिया। ये देखिए इधर क्या है? पूरब है, तो पूर्वी तटीय एरिया, और ये है पश्चिमी तटीय एरिया। तो ये है हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति, जिसको हमने आपको समझा दिया। अब देखिए, अब बहुत से बच्चे को लगेगा ना कि सर ये मैप बनाने में बड़ा दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, हम इसका नोट्स आपको जब भेजेंगे ना, वो हैंड रिटन नोट्स आपको भेज देंगे, ठीक है, जो हाथ से लिखा हुआ है। उसमें आप देखिएगा जैसे जैसे हम बनाए हैं उसी तरह अपने कॉपी में बना लीजिएगा, या नहीं तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको सारा चीज अवेलेबल हम करा देंगे, हैंड रिटन नोट्स प्लस ये वाला नोट्स जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, हो गया ये भारत का भौगोलिक स्थिति, जिसमें आपको बता दिए भारत के उत्तर में हिमालय, फिर मैदान वाला इलाका है, मैदानी इलाका, फिर दक्षिण में पठार है। तो इतना ध्यान में रखना है, ठीक। और देखिए भारत में कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है, इसका भी वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है बीएस गुहा, बीएस गुहा जो है ना, इनके द्वारा भारत में जो प्रजातियां पाई जाती है ना, उनके बारे में 6 भाग में इसको बांटा गया है। 6 भाग में भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों को बांटा गया है, ठीक है। पहली प्रजाति इसमें है नेग्रेटू, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, उसके बाद देखिए मंगोलाइड, उसके बाद देखिए मेडिटेरियन सी जिसको भूमध्य सागरीय बोलते हैं, उसके बाद देखिए अल्पाइन, उसके बाद देखिए नॉर्डिक। ये सभी प्रजाति के लोग भारत में रहते हैं। आपसे सवाल पूछेगा, अच्छा बताइए भारत में कौन कौन सी प्रजाति के लोग रहते हैं, तो आप बोलिएगा नॉर्डिक रहते हैं, नेर्डिक जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए नॉर्डिक हो गया, नेग्रेटो हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रियाइड हो गया, मंगोलियाइड हो गया, और उसके बाद देखिए भूमध्य सागरीय हो गया, और अल्पाइन। ये सब प्रजाति के लोग भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी भारत में पाए जाने वाले लोगों की अलग अलग प्रजाति है, ठीक। तो ये बात किसने बताया था? तो बीएस गुहा ने। अब देखिए बहुत से बच्चे बोलेंगे गुरुजी एक बात बताइए, ये सब याद करना होगा क्या? अगर ये वाला टॉपिक याद रहे तो चलेगा, नहीं याद रहे तो छोड़ भी दीजिए, 2-4 बार पढ़िएगा और 2-4 बार हमारा वीडियो देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए पहली बार देख रहे होंगे तो स्लो में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बार देखिएगा, डबल स्पीड बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा, तो यकीन मानिए आपको सब चीज रिवीजन जल्दी हो जाएगा, ठीक है, आपका पूरा सिलेबस का, ठीक। अगला जो टॉपिक है इसी में देखिए भारत में धर्म, कौन कौन से धर्म के लोग भारत में रहते हैं, तो आपको पता होगा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। बहुत से धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश में, तो यही चीज आपको लिखना है। भारत में कई धर्म प्रचलित है। सबसे पुराना धर्म भारत का कौन है? हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। इसके अलावा बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई, पारसी, ये सब धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। ये तो आप एकदम आंख मूंद के भी लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना ये लोग हमारे देश में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत की भाषा, भारत में कौन कौन भाषा बोला जाता है। अब देखिए अगर कोई बच्चा बिहार का होगा तो बिहारी वाला सोचिए ना, आपके घर में देखिए हिंदियों बोला जाता होगा, खोरठा भी बोला जाता होगा, आपके घरे में देखिए मैथिलियों बोला जाता होगा। जो मिथिलांचल वाले बाबू लोग होंगे उनके यहाँ मिथिलांचल बोला जाता होगा, कोई भोजपुरी बोलते होंगे। उसके बाद देखिए कोई खोरठा बोलते होंगे, कोई हिंदी बोलते होंगे, कोई अंग्रेजियों बोल सकते हैं। किसी किसी के घर में देखिए संस्कृतों में आप देखिएगा कि पाठ पूजा जो होता है वो संस्कृत में होता है, तो वो चीज भी आप देखे होंगे। तो ये सब भाषा आप जो सुन रहे हैं या हम जो आपको बता रहे हैं, तो ये भाषा है कि नहीं? तो भाषा में ये सब लिख सकते हैं कि नहीं, कि भारत में कई तरह के भाषा बोले जाते हैं, जिसमें आप लिखिएगा। जैसे संस्कृत है, तमिल है, प्राकृत जिसको बोलते हैं, पाली है, तेलुगु है, मलयालम है, उर्दू है, हिंदी है, बंगाली है, उड़िया है, असमी है। ये सब जो भी आपको आता है जिस क्षेत्र में आप हैं। अब बहुत से बच्चे ये बोलेंगे सर हमारे एरिया के भाषा का आप जिक्र नहीं किए। तो बाबू देखिए जितना भाषा दुनिया में बोला जाता है ना, या भारत में जो भी बोला जाता है सब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी भारत में बहुत तरह के भाषा बोले जाते हैं, ये बात आप इसमें लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगला टॉपिक इसी में समझिएगा बाबू लोग। अगला है भारत में त्योहार। भारत में बहुत तरह के त्योहार मनाए जाते हैं कि नहीं। जैसे आप देखिए, आप अभी देखिए छठ पूजा अभी हम लोग मनाएंगे बिहार में, उसके बाद हम लोग दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, उसके बाद होली है। उसी के तरह आप देखिएगा बकरीद मनाया जाता है भारत में, ईद है, मुहर्रम जिसको बोलते हैं वो है। उसके अलावा आप देखिएगा भारत में कौन पर्व मनाया जाता है, उसके अलावा देखिएगा बड़ा दिन जो है ईसाइयों का, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब पर्व है ना, तो ये सब भारत में भी मनाया जाता है पर्व के रूप में, त्योहार के रूप में। तो ये सब का नाम लिख दीजिएगा बाबू, ठीक है। तो देखिए भारत में विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, जिसमें यहाँ पे बहुत तरह के पर्व त्योहार मनाया जाता है। दुर्गा पूजा, ईद, दीपावली, होली, मुहर्रम, बकरीद, ये सब कुछ यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अगला देखिए भारत में भोजन।
आप जो भी खाते हैं उसको भी लिखिएगा, और जो आप जानते हैं जिसके बारे में वो चीज भी लिखिएगा। देखिए भारत के लोग ना अलग अलग ढंग का खाना पीना खाते हैं। जैसे आप देखिए पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश वाला इलाका जैसे घूमिएगा ना, यहाँ के लोग चावल, गेहूं ये सब ज्यादा खाते हैं। वहीं आप चलिए पंजाब में, राजस्थान में, ये लोग देखिएगा पंजाब में क्या होता है, ये लोग ज्यादातर खाते हैं गेहूं का बना हुआ चीज, ठीक है। उसी तरह राजस्थान जाइएगा तो यहाँ देखिए रागी है, कुल्थी है, बाजरा है, ये सब का यूज किया जाता है खाने में। उसी तरह आप देखिए गेहूं का यूज किया जाता है खाना बनाने में, या उसका व्यंजन बनाया जाता है। साउथ इंडिया जैसे जाइएगा वहां पे इडली, डोसा, सांभर ये सब लोग वहां पे ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। बर्गर, ये सब कुछ आप जो भी देखते हैं स्ट्रीट फूड, वो सब चीज आप देखिएगा साउथ इंडिया में ज्यादा चलता है। लेकिन अभी आप देखिएगा भारत के उत्तर क्षेत्र में भी ये सब बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत में भोजन, भारत में तरह तरह का व्यंजन प्रचलित है। दक्षिण भारत के लोग खान पान में देखिएगा उत्तर भारत के लोगों से अलग खाना पीना वहां का है, कहां पे, साउथ इंडिया के लोगों का। और देखिए जहां दक्षिण भारत के लोग इडली और डोसा ये सब खाते हैं, वहीं देखिएगा उत्तर भारत के लोग जो है ना चावल और रोटी ज्यादा खाते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये सब आप लिख सकते हैं, ये सब बढ़िया चीजें, ये सब भारत की विशेषता बताती है, ठीक है। और भारत की समझ में यही सब लिखना है पहले, उसके बाद देखिए थोड़ा सा इसमें लेवल जब बढ़ाएंगे अगला वीडियो में ना, तब आपको समझ में आएगा इसमें और क्या क्या चीज ऐड करना है, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है उसको समझिए। अब भारत की सामाजिक संरचना, यानी भारत में कौन कौन से लोग रहते हैं, कैसी सामाजिक व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो देखिए प्राचीन काल से ही आप भारत को देखिएगा तो भारत में बहुत तरह के, बहुत से जाति के लोग रहते हैं। जैसे आप देखिएगा प्राचीन काल में जो है ना हमारी जो जाति व्यवस्था है वो 4 भाग में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ब्राह्मण में वो लोग आते थे जो पूजा पाठ कराते थे, क्षत्रिय में वो लोग आते थे जो देखिएगा युद्ध वगैरह करते थे, और आप देखिएगा वैश्य में वो लोग आते थे जो व्यापार व्यवसाय करते थे, और शूद्र वर्ग में वो लोग आते थे जो ये तीनों वर्ग हैं उनकी सेवा करते थे, उनकी सेवा या खेती उती में उनका मदद करते थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा भारत में 4 तरह के कैटेगरी के लोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए इसमें भी बहुत तरह की उपजातियां आ गई है। जैसे कि आप देखिए वैश्य में बहुत तरह की जाति है, ब्राह्मणों में भी बहुत तरह की जाति हो गई है, उसी तरह क्षत्रिय में भी बहुत तरह की जाति हो गई है कि नहीं, आप जानते होंगे, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, भारत में केवल हिंदू धर्म से रिलेटेड लोग नहीं बल्कि अन्य धर्म से भी रिलेटेड लोग आते हैं। जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले वो बौद्धिस्ट कहलाते हैं, उसी तरह जैन धर्म को मानने वाले जैनिज्म कहलाते हैं, उसी तरह देखिए मुस्लिम धर्म को मानने वाले उसको मुसलमान बोलते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले उनको ईसाई कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब भी आते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये सभी चीजें आपको कंक्लूड करके लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। यही चीज आपको इसमें बताए भी हैं, ठीक। अब देखिए अगला जो समझ में आपको ये भी रखना है, अब यहां से देखिए अगला टॉपिक शुरू होगा अगले वीडियो में, जिसमें आपको बताएंगे भारत के इतिहास के बारे में। जैसे भारत का इतिहास 3 पार्ट में बटा हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब यहां से आपको पढ़ाते हुए आगे बढ़ाएंगे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें होती जाएगी, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ाया आपको अंडरस्टैंडिंग कराया भारत का। इससे पहले आपको क्या पढ़ाए थे, इससे पहले के वीडियो में हम आपको भारत के सोर्स के बारे में पढ़ाए थे, कौन कौन सा सोर्स आपको पढ़ना पड़ता है भारत के इतिहास में, तो वो चीज भी बता दिए, यहां भी अभी आपको बता दिए। अब अगले टॉपिक में नई चीजों के साथ आपसे मिलेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात, जो भी आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम पे आपको सारा पीडीएफ फ्री में दे देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक बात बताइए, फ्री में आप पीडीएफ दीजिएगा तो केवल यही पीपीटी, तो नहीं, पीपीटी के अलावे भी हम पीडीएफ के रूप में आपको देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चों को पढ़ाए थे हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी हमारा है, उसको भी डाल देंगे, ठीक है। उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।